नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 हिंदी पाठों की श्रृंखला में अभिव्यक्ति एवं माध्यम नामक पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है, अर्थात उसकी असली पहचान हो सकती है। ये थे रघुवीर सहाय जी, जो कि हिंदी के प्रमुख कवि भी रहे और पत्रकार भी रहे। तो उनका मानना था, उनका ऐसा सोचना था। आइए चलते हैं विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो इसमें आप पढ़ेंगे प्रमुख जनसंचार माध्यम, अर्थात एक नज़र में हम देखते हैं तो विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीक़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। कह सकते हैं कि दर्शकों की अगर ज़रूरत को ध्यान में नहीं रखा गया तो वह लेखन ही क्या काम का। प्रमुख जनसंचार माध्यम जिनमें प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आदि आते हैं। तो जानते हैं कि उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन और समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? अर्थात समाचारों की जो लेखन है और जो उसकी जो प्रस्तुति देते हैं, उसमें क्या अंतर है? कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं? तो निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज और आसानी से नज़र आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फ़र्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना ज़रूरी है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फ़र्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी हैं। खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की ज़रूरत को समझना पड़ता है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और खामियाँ क्या हैं, जानते हैं कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज़ कम या ज़्यादा सावका पड़ता है, अर्थात सामना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में से सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं। आपका उत्तर चाहे जो हो, इतना तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है कि आपको टीवी ज़्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो। आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से या कुछ काम करते हुए सुनता हो। इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो
और उसके फुर्सत के क्षण अखबार और पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए या कुछ पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता हो। जाहिर है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण ज़रूर हैं। आप या आपके अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां आपकी या आपके अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों, ज़रूरतों और पहुंच के अनुकूल हैं। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों और ज़रूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं, तो कुछ खामियां भी हैं, गलतियां भी हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई एक दूसरे से कमतर है। अर्थात किसी को कम नहीं आंका जा सकता। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने से में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार और इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं, उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं। उधर इंटरनेट अंतरक्रियात्मक या इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए और सूचना के अथाह संसार में पहुंच जाइए। जिस भी विषय पर आप जानना चाहें, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। आइए अब इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियाँ और खामियों को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जानते हैं प्रिंट माध्यम क्या होता है। प्रिंट माध्यम, प्रिंट यानी मुद्रित छपा हुआ माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। कहाँ के? जर्मनी के गुटेनबर्ग नामक व्यक्ति को। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण या जिसे रेनेसां की शुरुआत में छापेखाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में गोवा में खुला। 1556 ईस्वी में गोवा में इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तक छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। इस प्रकार की आप जो तस्वीर हैं देख सकते हैं कि जिससे कि अखबार आदि छापा जाता है, ये मुद्रित माध्यम है, जैसे प्रिंट माध्यम भी कहते हैं। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है यह दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करें उतनी बार पढ़ सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हों तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने
की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ और पहली खबर से पढ़ना शुरू करें। साथ ही मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न पत्र पत्रिकाएं आदि होती हैं तो उनमें किस प्रकार की जो लेखन कार्य होता है। तो कुछ वर्तमान समाचार पत्रों का एक कोलाज आप सभी रोजाना अपने घर पर भी देखते होंगे। तो पड़ता है यही नहीं कि अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी काफ़ी लोगों तक पहुंचाना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएं। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी या सीमा भी है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विकास विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचि और ज़रूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक और सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे कि डेडलाइन कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा क्या कहलाती है? डेडलाइन। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जा सकती। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का जो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह या जैसे स्पेस बोलते हैं का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है, रिपोर्ट या फीचर, इंग्लिश भाषा में रिपोर्ट को क्या कहते हैं? रिपोर्ट या फीचर एक ही होता है, अर्थात थोड़ा सा अंतर है, बाद में आपको डिटेल से बताएंगे। तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि न छप जाए। इसके लिए अखबार पत्रिकाओं में
संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्रियों से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना होता है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहली बात जो है कि लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है, अर्थात जो भाषा चलन में है। दूसरा जब बात करते हैं, दूसरी बात की कि समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में ज़रूरी है, अर्थात एक निश्चित समय सीमा में आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना उसमें ज़रूरी होता है। तीसरी जो ध्यान रखने योग्य बात है कि लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना ज़रूरी होता है। अगर कोई गलती कहीं पर हो गई हो तो उसे ठीक करना ज़रूरी होता है। चौथी जो बात निकल के आती है कि लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना ज़रूरी होता है। अगले माध्यम की अगर बात करें तो रेडियो माध्यम, जिसमें कि किस प्रकार से लेखन कार्य किया जाता है। जानते हैं कि रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबारों के या अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद या इच्छा से कभी भी, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ता है दोबारा से, या शब्दकोश में उसका अर्थ देखा जा सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी सुन सकता है। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है, अर्थात इंटरेस्ट जिसमें नहीं है, तो संभव है कि श्रोता स्टेशन बंद कर दे। अर्थात संभव हो सकता है कि वह अपना स्टेशन जो है, चैनल जो है, बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय या जिसको लीनियर बोलते हैं माध्यम है। एक रेखीय माध्यम क्या है? रेडियो। लीनियर माध्यम क्या है? रेडियो। और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होता है। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ है। कह सकते हैं कि शब्द और आवाज़ के बिना रेडियो में कुछ भी नहीं होता है। वैसे तो तीनों ही माध्यमों, प्रिंट, रेडियो, टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन होती है। अर्थात जो श्रोता हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, अर्थात उसमें इंटरेस्ट उन्हें बनाना ही पड़ता है। रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है कि रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते समय हुए उसका ध्यान रखना जरूरी है।
ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। कह सकते हैं कि रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड या जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। कह सकते हैं यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपको रेडियो और समाचार की जो संरचना है वह किस प्रकार की होती है। तो रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह एक उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इस शैली में ही लिखी जाती हैं, अर्थात उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखी जाती हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। उल्टा पिरामिड शैली के तहत क्या है, समाचार जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा जो होता है समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, मुखड़ा। इंट्रो या लीड, अर्थात इंट्रो को क्या कहते हैं, लीड, और इंट्रो या लीड को ही हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है, अर्थात जो सबसे ऊपरी जो भाग होता है कह सकते हैं वो उसको 3 पंक्तियों में बताया जाता है सबसे पहले। तो यह भाग ही मुखड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, मुखड़ा, या जिसको कि इंट्रो या लीड भी कह सकते हैं। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। तो इतना सा जो भाग लिखा जाता है 2-3 लाइनों में, इसको ही मुखड़ा कहा जाता है। एक और उदाहरण देखिए कि महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। तो इतना जो लाइन लिखी है तो इसको क्या कहते हैं, इंट्रो या लीड या मुखड़ा, कुछ भी कह सकते हैं। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें क्या क्या हैं, आइए जानते हैं कि रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ सबसे पहली बात जो निकल के आती है कि साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि
कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका अर्थात पढ़ाई जो कर रहा है, उसको जो पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ़ सुथरी नहीं हुई अर्थात टाइप की हुई कॉपी जो है साफ़ सुथरी नहीं हुई तो उसे पढ़ने के दौरान जो पाठक हैं उनके अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान जो है भटकता है और वे भ्रमित हो जाते हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस से टाइप किया जाता है। कह सकते हैं कि एक लाइन अगर यहाँ लिखी हुई है तो 2 लाइन छोड़ के जो दूसरी लाइन है यहाँ पे आएगी, मतलब ये जाना चाहिए वाली लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी। इस प्रकार से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, अर्थात कह सकते हैं हाशिया का मतलब है जगह, स्पेस। दोनों ओर पर्याप्त स्पेस छोड़ा जाना चाहिए। जैसे इतनी जगह ये छोड़ दी और इतनी जगह इधर छोड़ दी, उस प्रकार। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए और लाइन में क्या है कम से कम 12-13 शब्द होने चाहिए। कह सकते हैं कि इस लाइन में क्या है बहुत ज़्यादा शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जो समाचार की जो लेखन है उसमें केवल 12-13 शब्द एक लाइन में होने चाहिए, वो भी साफ साफ। पंक्ति के आखिर में या अंत में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए, अर्थात आखिरी में भी लाइन कोई अधूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब 12-13 शब्द तक पूरा उसकी एंट्री की जाती है। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होने चाहिए और पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी हैं और किस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द संक्षिप्ताक्षर जो होते हैं, संक्षिप्त अक्षर जिन्हें बोलते हैं, एब्रिविएशंस जिन्हें कहते हैं, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए, अर्थात शॉर्ट अक्षर नहीं लिखने चाहिए, शॉर्ट वर्ड जिन्हें बोलते हैं, और अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे, जिस प्रकार से अभी मेरी लड़खड़ा रही है, कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है वो नीचे जो अंत में जो लाइन होती हैं वहाँ पर ये ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों को जो अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन जैसे 28,37,550 अर्थात इसको अंकों में लिखने के बजाय इसको 28,37,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह अखबारों में प्रतिशत और जो चिन्ह होते हैं, संकेत चिन्ह, उनसे काम चलाया जा सकता है, अर्थात डॉलर, प्रतिशत या संकेत चिन्ह जो भी होते हैं उनसे हम काम चला लेते हैं। लेकिन यह रेडियो में यह पूरी तरह से वर्जित है, अर्थात निषेध है। यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए, इस प्रकार से प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए, न कि प्रतीक चिन्ह। ये रेडियो में ये शब्द वर्जित होते हैं, जबकि समाचारों में क्या है इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं। जहाँ भी संभव और उपयुक्त हो दशमलव को उसके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इसी तरह 28,37,550 रुपये को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से
बेहतर है, अच्छा माना जाता है। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, अर्थात जो भी संख्या नज़दीकी पूर्णांक में हो उस प्रकार से लिख देना चाहिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़े नज़दीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्या का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। आंकड़े तुलनात्मक हों तो बेहतर होता है कि इस प्रकार कि इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है। इसकी तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% से बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया है। इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, जो कि ज़्यादा संप्रेषणीय बनता है, संप्रेषणीय है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए आपको कि रेडियो समाचार जो हैं कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए। इस तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 15 अगस्त 1985, अर्थात न कि 15 अगस्त 15 1985, इस प्रकार से नहीं। तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है, जबकि इस प्रकार से लिखते हैं 15 अगस्त 1985। वहीं बात करते हैं दूसरी बात की कि डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती हैं। हम इनकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इसी तरह समाचार के समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। क्योंकि रेडियो जो होता है क्या है, आकाशवाणी दूरदर्शन से थोड़ा सा भिन्न होता है, जो कि एक श्रव्य माध्यम है। वहीं श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है। श्रोता के लिए समय का जो फ्रेम होता है हमेशा आज होता है, अर्थात वह आज ही सुनना चाहता है। वह कल की बात को आज नहीं सुनेगा, जबकि आज की बात को ही आज सुनेगा। इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के, जिसको बोलते हैं तड़के में सुबह ही आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी, कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, इसी अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार, पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्त जो अक्षर होते हैं, शॉर्ट जो वर्ड्स होते हैं, तो उनके इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए, और अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है, अर्थात लोग उसके बारे में जानते हों, उसको सुन के समझ सकते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा वर्जित या इससे बचना ही चाहिए। वहीं बात अगर टेलीविज़न की करते हैं कि यह लेखन में किस प्रकार से उपयोगी होता है या किस प्रकार से लेखन कार्य इसमें किया जाता है। जब हम टेलीविज़न लेखन की बात करते हैं तो यह साफ है कि इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, अर्थात चित्रों की। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि
टेलीविज़न देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख, जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविज़न लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफ़ी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। इसलिए टेलीविज़न के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर बुनी जानी है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बात लिखेंगे, समंदर की नहीं। अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र ही करेंगे, किसी और चीज़ का नहीं, पानी का नहीं। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है, अर्थात स्क्रिप्ट जो होती है इस प्रकार की बन सकती है कि दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट से की वजह से लगी। इस प्रकार से जो स्क्रिप्ट है समाचार लेखन के लिए लिखी जाती है। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग हुई। दरअसल टेलीविज़न पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा, जिसमें मुख्य खबर होती है। एक तो शुरू वाला हिस्सा, स्टार्टिंग, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। जो न्यूज़ को पढ़ने वाला होता है या एंकर बोलने वाला जो होता है उसको पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहाँ से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। अगर खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। फिलहाल हम दिल्ली में आग के जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है। लेकिन अगर आग लगने के दृश्य हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है कि आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे देखी, फिर तेज़ी से फैल गई। तो निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ बंधे होने की शर्त हर खबर पर लागू होती है। अर्थात दृश्य के बिना इस प्रकार की जो बात है आप नहीं लिख पाते। अर्थात ये खबर तो बोलनी या लिखनी ही लिखनी होती है। यहाँ पर इसके साथ साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं। दरअसल टेलीविज़न के लिए लेखन के कई तरीके से होता है, क्योंकि टेलीविज़न पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम टीवी पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। तो किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं, और ये चरण जो होते हैं, सबसे पहले जो चरण है नंबर 1 पे जो आता है तो वह आता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, जो कि आप डेली देखते हैं। वहीं बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आता है ड्राई एंकर, तीसरे नंबर पर आता है फोन इन, चौथे नंबर पर आता है एंकर विजुअल, 5वें नंबर पर क्या आता है एंकर वाइट, 6 नंबर पर आता है लाइव तरह की, और अगला जो 7th नंबर पर आता है एंकर पैकेज। तो इस प्रकार की जो सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंच पाती हैं। जानते हैं
इनके बारे में एक एक करके डिटेल में। सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है, कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। बात करते हैं जहां ड्राई एंकर की, कि इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। अर्थात एंकर जो होता है, कोई भी खबर आई तो उसको दर्शकों से सीधे ही अपने सीधे शब्दों में बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। अर्थात जब भी आप न्यूज़ देख रहे होते हैं तो आपको इस प्रकार की जानकारी एक रिपोर्टर देता हुआ मिल जाएगा। वहीं फ़ोन इन की अगर बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो इसके बाद खबर का विस्तार होता है। जब भी कह सकते हैं कि एक फ़ोन करके फ़ोन इन पर होते हैं, तो इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। अर्थात जो एंकर होता है वह टीवी पर बैठा होता है और कह सकते हैं रिपोर्टर जो होता है जो घटना स्थल पर मौजूद होता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहाँ से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है तो वह दर्शकों को बताता जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एंकर विजुअल की, कि जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। अर्थात केवल दृश्यों को देख करके एंकर विजुअल। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। अर्थात जो भी चित्र उनके हाथ लगते हैं तो उस प्रकार की न्यूज दिखाने को एंकर विजुअल कहा जाता है। एंकर बाइट की अगर बात करते हैं तो बाइट यानी कथन, बाइट यानी कथन। तो टेलीविज़न पत्रकारिता में बाइट का काफ़ी महत्व है, कथन का काफ़ी महत्व है। टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। अर्थात किसी के कहे हुए कथन दिखाए जाते हैं। किसी घटना की सूचना देने या उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा या सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है। अर्थात कह सकते हैं एक ठोस सबूत के रूप में उस व्यक्ति का कथन होता है जिसको कि टीवी पर दिखाया जाता है, जिसको कि क्या बोलते हैं, एंकर बाइट। वहीं लाइव, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दृश्यों तक सीधे पहुंचाए जा सकें। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। वहीं बात करते हैं एंकर पैकेज की, कि पैकेज किसी भी खबर को पैकेज जो होता है किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती हैं। टेलीविज़न लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके, उसमें निहित अर्थ को सामने लाना है ताकि खबर के सारे आशय खुल सके। तो इस प्रकार की क्या है, एंकर न्यूज होती है, एंकर पैकेज होता है। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है
पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपनी आंखों से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज़्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए, अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉर्ट्स के साथ लिखा जाता है, अर्थात फोटो के साथ कुछ लिख दिया जाता है। इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है, इस प्रकार के शब्द लिख दिए जाते हैं। अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉट हो तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीके में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते ये छात्र। वहीं दूसरा जो तरीका होता है इसको किसी अर्थ से जोड़ने का। यहीं से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय होती है और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है कि भारतीय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी, या फिर यह है कि यह नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही। इस प्रकार वह जो रिपोर्टर होता है उसके बारे में कुछ भी लिख सकता है अपनी समझ के अनुसार। लेकिन टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती हैं ध्वनियाँ। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर, जिसको वीओ कहा जाता है, वॉइस ओवर को वीओ कहा जाता है। इसके साथ दो तरह की आवाज़ें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाज़ें जो दृश्य के साथ साथ चलती हैं। इस प्रकार यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनि। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज़ यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी बयान भर नहीं होते जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते, और भी ध्वनियाँ होती हैं। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है या उसका मिजाज बनता है। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर या वीओ लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ी जानी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहा जाता है। प्राकृतिक आवाज़ें या नेट साउंड यानी वो आवाज़ें जो शूट करते हुए खुद ब खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लगे हों। वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे भी नारे लगते हुए दिखाना होगा और इसकी गुंजाइश अपने वीओ में छोड़नी होगी, अर्थात वॉइस
ओवर में छोड़नी होगी। ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं। जैसे किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉट्स चलते रहें तो दर्शक को अच्छा लगता है। यानी ऐसी खबरें लिखते हुए भाषा में बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। रिपोर्टर सारी बातें खुद बता देना चाहते हैं, जबकि ज़्यादा बेहतर ये होता है कि दृश्य और ध्वनियाँ भी बोलें, अर्थात दृश्य भी दिखाएं और उनके साथ साथ कुछ बोलते भी जाएं। छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन से टीवी को अच्छी खबर लिखकर आती है। टीवी की अच्छी खबर खिलकर आती है। वहीं बात अगर करते हैं कि रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए, तो दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं, और इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है, और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो, टीवी, समाचार में भी करें। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रही हों तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते। रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका अर्थात पाठक वर्ग या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग जो है आसानी से पढ़ पाएंगे या समझ तो जाएंगे। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबार में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जा सकता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों से क्या है बचा जा सकता है। इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग हो कह सकते हैं कि वर्जित होता है। इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। इसी तरह शब्द के इस्तेमाल से बचने की कोशिश की जाती है, अर्थात इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनसे बचने की कोशिश की जाती है, अर्थात ये इस प्रकार की भाषा लिखना वहाँ पर वर्जित होता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो होता है कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है, अर्थात भ्रम में डालने वाला। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया, अर्थात ज़्यादा स्पष्ट नज़र आता है। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, व
किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनमें भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। अर्थात जो मुहावरों आदि का प्रयोग है तो उनका प्रयोग जहाँ जरूरी है वहीं करना चाहिए। भाषा को साफ रखने के लिए कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, धैर्य हो। वाक्यों में तारतम्य जो ऐसा हो कि कुछ छूटता या टूटता ना लगे। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला, पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने जाते हैं। यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हों, उनसे विद्वता न झलके बल्कि अपना सहज पड़ोस दिखाई दे। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वहीं बात अगर इंटरनेट की करते हैं तो जैसा कि आप सभी रूबरू हैं अच्छी प्रकार से, लेकिन इसके लिखने की जो कला है वह अलग ही होती है कुछ। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, इसे आप कुछ भी कह लीजिए, आप इसे चाहे जो कहें, नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है कि जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं, आदी हैं, या जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज़ पर छपे हुए अखबार उतने ताज़े और मनभावन नहीं लगते। उन्हें हर घंटे, हर 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लगती जा रही है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, वृद्धि हो रही है। हर साल करीब 50-55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में जुमरी तलैया से लेकर होनोलुलु तक की खबरें पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की परिचर्चाओं में शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग। वहीं दूसरा है रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। टेलीविज़न या अन्य समाचारों माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए, जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलों को ढूंढना पड़ता था, वहीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे।
आज स्थिति यह है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट लगभग 70,000 शब्द 1 सेकंड में भेजे जा सकते हैं। तो कह सकते हैं इंटरनेट जो है बहुत ही अच्छा माध्यम आज के दौर में उभर करके सामने आया है। वहीं इंटरनेट पत्रकारिता की अगर इसमें बात करें तो एक माध्यम के तौर पर यह तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल, जिसके फायदे से शायद ही कोई इनकार करे, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर अखबारों के प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, परिचर्चाओं, चर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। क्योंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। इंटरनेट पत्रकारिता के हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, इतिहास की अगर बात करते हैं, तो यह किस प्रकार से हमें नज़र आती है, आइए जानते हैं। क्या आइए अब एक नज़र विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर था 1982 ईस्वी से 1992 ईस्वी तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 ईस्वी तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आईं, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोग दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इस दौर में तकनीकी के स्तर पर इंटरनेट का ज़बरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। आपको कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि HTML का पूरा रूप बताइए, तो इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वहीं आई इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र, वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं, ये सभी आए। इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफ़ी विकास हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया। जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगा। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे। इसलिए जितनी तेज़ी के साथ यह उफान आया था, उतनी ही तेज़ी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 ईस्वी से लेकर के 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां बंद हो गईं। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा।
क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का विकास किस प्रकार से हुआ कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज़, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज़ जिनमें की प्रमुख हैं। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इंफोलाइन व सीफी जैसी कुछ साइटें हैं। रीडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, अर्थात rediff.com जो साइट है इसको भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है, अर्थात वेबसाइट पर कह सकते हैं कि विशुद्ध एक पत्रकारिता शुरू करने का जो श्रेय है एक तहलका.com को जा सकता है, जिसने कि तहलका मचा के रख दिया था। हिंदी नेट संसार की बात अगर करते हैं कि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। इंदौर के नए दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी में संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रकार, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, इसके वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है, अर्थात प्रभा साक्षी जो नाम का जो अखबार है वह प्रिंट रूप में अर्थात छपता नहीं है, यह इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में आज आशाएं जगाई थीं, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेक्स्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं कि सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटाबेस तैयार हो रहा है। अंततः ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट्स की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फ़ॉन्ट बनाए, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पाए।
हिंदी जगत तक जब तक हिंदी के बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा, कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह जो समस्या है वह बनी ही रहेगी, उलझी ही रहेगी। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको समझ में आया होगा। जो पाठ संवाद से जो विभिन्न प्रश्नोत्तर हैं आप इन्हें देख सकते हैं, जिनके आंसर आप देने की कोशिश करें। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जो कि विभिन्न NCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन एस नॉलेज आपके चैनल पर कराया जा रहा है। तो गाइस धन्यवाद।